बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के लिए अदायगी की। सबसे अहम बात इन प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप का सवाल है। ना तो ज़ुबानी और ना ही दस्तावेजी सबूत हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मलकियत रही हों। नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब को आमदन और असासों की मालियत के हवाले से तकाबुल पेश करना था। इसके बाद ही ये बात सामने आनी थी कि असासों की मालियत आमदन से ज़ायद है या नहीं, और इस तकाबुली जायज़े के बगैर तो आमदन से ज़ायद असासे बनाने का जुर्म ही नहीं बनता। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस दायर किए गए थे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी, जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जी हाँ, हम समझ रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सज़ा भी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब का जवाब सुनकर एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दिया। यही नहीं, फ्लैगशिप रेफरेंस में भी आज अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब नैब ने दरखास्त दी कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ जो नैब की अपील ज़ेर इल्तवा है, इसे नैब वापस लेना चाहता है। अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर करते हुए नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अब नवाज शरीफ की राह की एक ही रुकावट बाकी है और वो है अल अजीज़िया रेफरेंस, और उम्मीद है कि आइंदा पेशी पर इसमें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क की सियासत में प्लस हो रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अपने बाकी साथियों की तरह आज इमरान खान भी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक़ हो गए और पार्टी चेयरमैन के ओहदे से सुबकदोशी का उन्होंने ऐलान कर दिया। फ़र्क बस इतना है कि दीगर पार्टी ओहदेदार जेल से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और इमरान खान साहब ने जेल में ही बैठे बैठे बिलवास्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। आज के इन दो बड़ी पेशरफ को मुल्क के नामवर सहाफ़ी किस तरह से देख रहे हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमने दावत दी है। नजम अली खान साहब हैं हमारे साथ, शौकत पराचा साहब को और नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले नजम अली खान साहब। नजम साहब, ये इदारे इतने मेहरबान हो जाते हैं, फिर साथ ही परेशान हो जाते हैं, महबूब जो है वो मातूब बन जाते हैं, और इस तरह के फैसले आना, क्या कहेंगे इस पर? मदिया, आप हैरान हो रही हैं इस चीज पर? हैरान नहीं हो रही हूं, पता तो था कि यही सब कुछ होने वाला है, लेकिन आपको इस अजीब लग रहा है। अगर आपको वो तमाम लोग जिनको ये मैं ये बात कहता हूँ कि वो तमाम लोग जिन सबको ये अजीब लग रहा है, जो इस पर हैरान हो रहे हैं, उनके लिए मैंने सिर्फ एक दो सवाल उनके लिए रखे हुए हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को एक कॉन्टेस्ट में देखना है, एक सियाको सबाक में देखना है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक चीज़ हो गई है, इसके पीछे पूरी एक हमारी सियासी तारीख है। अगर आप ये समझते हैं कि ये गलत हुआ है और नवाज शरीफ को बरी नहीं होना चाहिए था, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझते हैं कि कमर बाजवा और फैज़ हमीद जो कुछ कर रहे थे वो दुरुस्त था, और जो उस वक्त सारी की सारी साजिशें हुई थी, बल्कि मैं इससे पीछे जाता हूँ, पाशा साहब की बात करता हूँ, ज़हीरुल इस्लाम की बात करता हूँ, उन तमाम के अदवार से जो कुछ हो रहा था, अगर वो ठीक था, मुशर्रफ जोहर ने जो कुछ हुआ था वो ठीक था, तो ठीक है, आप हैरान हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उस वक्त हुआ वो गलत था। और इसके साथ साथ अगर आप ये समझते हैं कि साकिब निसार दुरुस्त थे और उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस जो फैसले किए वो अदलिया के मुंह की कालक नहीं थे, उन्होंने इंसाफ की पासदारी की, तो फिर ठीक है, आप हैरान हो लें, ठीक है, ये वापस नहीं होना चाहिए था। और अगर आप ये भी नैब की तरफ आ जाएं, अगर आप ये समझते हैं कि जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब वाकई एहतसाब कर रहे थे और वो जो कुछ वहाँ पर हरकतें कर रहे थे और वो जो उनका किरदार था, और नैब जिस तरह उस वक्त एक्ट कर रहा था कि बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक ऐसे रेफरेंस में गिरफ्तार किया जा रहा है, वो रेफरेंस जो बाद में दायर ही नहीं हुआ, वो सारा कुछ मैं समझता हूँ कि वो सारा कुछ जो कुछ था वो शरीफ फैमिली के साथ जुल्म था, मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती थी, वो सियासी तौर पर इंतहाई गलत इक़दामात थे। अगर वो गलत थे, हम इसको तस्लीम कर लेते हैं कि वो गलत थे, हम सबको, पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को तस्लीम करना चाहिए, तो उसके बाद फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि आज जो कुछ हो रहा है वो ठीक है।
अगर वो उस वक्त गलत था, उस वक्त जुल्म हुआ था, तो आज जब ये वापसी हो रही है तो ये बिल्कुल ठीक अमल है। इस पर ना किसी को हैरान होने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। चलें नज़ीर लगारी साहब से भी राय ले लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आज जो फैसला आया है इसी की तवक्को थी, उम्मीद के मुताबिक आया है, या फिर आप भी हैरान हैं? नहीं, किस्सा यहाँ से शुरू नहीं होता है, ना यहाँ खत्म होता है। जो बात की है नजम वली साहब ने, पीछे चले जाए ना। ये तो ज़हीरुल इस्लाम की तरफ गए और पाशाह की तरफ गए, तो जाएं पाशाह की तरफ, जाएं नजम वली के पास, जाएं कंवर जावेद बाजवा के पास, जाएं फैज हमीद के पास, उनको लाए ना किसी कोड ऑफ लॉ ने, जनाब आपने कैसे किया था ये सब कुछ गलत, आपने कैसे धरने दिलवाए थे, आपने कैसे जो है वो बैठकर लाडले की परवरिश की थी, आपने किस तरह से उसके लिए सारे रास्ते फराहम किए थे और लाहौर के जलसे से आपने शुरू किया था, फिर कितनी सहूलतकारी की गई थी, जहाज क्यों चलाए गए थे, सराय की सुबह महाज क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाकर उनको जो है फिर पार्टी में शामिल किया गया था, इसलिए उनकी अददी अकलियत को अक्सरियत में बदला गया था। तो शुरू करें ना, वहां से शुरू करें ना। आप एक जगह से शुरू वहां से करें जो दरमियान में मामला हुआ है, दरमियान से शुरू ना करें, शुरू वहां से करें जब इस पौधे को लगाया जा रहा था, सेंचा जा रहा था, परवान चढ़ाया जा रहा था। और इस दौरान भी अब भी आप तहकीकात करें ना कि सैफर किसने इसके हवाले किया था, जिसके ऊपर ये सारा ट्रायल भी हो रहा है, चीजें भी हो रही हैं। किसने कहा था कि जेब में रख लें, बड़े काम आएगा आपके। और ये किसको कह रहे थे आवाजें लगा करके, मीर जाफर और मीर सादिक को। भाई बहुत सी चीजें हैं ना भी सामने तो आए। ये जो पॉपुलर बनाया जा रहा था, ये पॉपुलर 16 महीनों के दौरान जब इनकी हुकूमत का बिल्कुल ऐसा तख्ते स्याह पर उनको टांग दिया गया था इस पीडीएम को, तो उस वक्त जब इसको पॉपुलर बनाया जा रहा था, वो कौन सी इंजीनियरिंग हो रही थी, वो कौन सा मास्टर प्लान चल रहा था, उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं। और अगर इसको करना है, ऐसे ही करना है, तो एक तो दुरुस्त तरीका यही इख्तियार किया गया कि जिसने इस्तिगासा किया उसने कहा जी हमारे पर प्रेशर आ गया था। तो हुजूर वाला अगर ऐसा था और जहां जहां से ये प्रेशर आया था, आप अब भी जा सकते हैं, आप जाए ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जनाब, कि आपके जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जजों के नाम उस फहरिस्त से निकाल दिए हैं जो जजों के लिए, उनको वो जज भी अपने आप को नहीं कह सकते थे। तो आप कहें ना कि अगर साकिब निसार किसी साजिश का हिस्सा थे तो उनका नाम बतौर चीफ जस्टिस हटवा दें और जाएं इस तरफ को, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। ये क्या हुआ कि बीच में से फैसले को लिया और बीच में फैसले को लेकर यहां से वो क्लियरेंस हो गई और ठीक है जी जाएंगे वो लड़ेंगे। अब भी कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे लिए अब भी बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू रिजेक्ट कर चुकी है, ताहयात नाअहली को डिक्लेयर कर चुकी है। अब कौन सा और मुआवजा होगा? ये इन सजाओं के अल-अज़ीज़िया और ये जो दूसरी सजा है एवन फील्ड की, इन सजाओं के आने से पहले, इनके रेफरेंस दायर होने से पहले मारियो पुजो के नावल के जरिए ये जो है ये अमल हो चुका था। और वो जो एक साहब बैठकर कह रहे थे सिसिलियन माफिया एक डॉन कह रहे थे, तो उनसे पूछा जाए हुजूर आपके कि कैसे डॉन कहते हैं? हुजूर वाला हम 10 बस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि आप डॉन कैसे कह रहे थे, आप सिसिलियन माफिया कैसे कह रहे थे? हम ये सब कुछ दरमियान में लाकर छोड़ रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि शायद वो नैरेटिव चेंज हो जाएगा, शायद वो 16 महीने की कारकर्दगी का पानी फिर जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं वो नजरअंदाज करते हैं। और ये जो लाडले को बनाया गया था, परवान चढ़ाया गया था, उसका लाडलापन अब मास्टर्स की जहनों से निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, ऐसा सोच लें। मैंने तो खैर पहले दिन से उसको लाडला नहीं माना था और मैंने ये नहीं माना था कि वह पॉपुलर है, अब भी नहीं मानता हूं कि वह पॉपुलर है। बनाया गया था, जो बनाने वाले थे अगर वो चाहेंगे तो कल उसके मकबूलियत का जो धड़न तख्ता है वो चौक पर हो जाएगा। अब भी एक 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 चीज पसंदाज की हुई चीज के तौर पर उसको अब भी रखा जा रहा है, संभाल कर रखा जा रहा है, उसकी किरदार साजी होती रही है, पता नहीं किस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा।
सही। नजम अली खान साहब, नैब कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देखिए पहली बात है कि लिगारी साहब ने जो बात की है वो मैं नहीं समझता कि मेरी बात की कोई कंट्राडिक्शन है, बल्कि वो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बयान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें मज़ीद देखें, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बात की, अभी कल बात की, आज अखबारात में छपी हुई है, कल टीवी पे टिकर्स चलते रहे, वो यही बात है, कभी ना कभी एहतसाब होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस वक्त साकिब निसार कटारे में नहीं है, अगर इस वक्त कमर जवेद बाजवा कटारे में नहीं है, तो उस वक्त तक जी नवाज शरीफ को भी इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात मैं बड़ी अहम करना चाह रहा हूँ। आपने अभी शुरू में एक बात की, आपने कहा कि रास्ता क्लियर हो गया, इसकी तरफ अभी लिगारी साहब ने भी इशारा किया कि अजीजिया केस भी, इसका भी फैसला हो जाएगा। उस केस में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ, इस केस में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। मरियम सफदर पहले बरी हो चुके हुए थे, सारी चीज़ें क्लियर थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी नवाज शरीफ के लिए जो असल मुश्किल और असल परेशानी है वो ये केसेस थे ही नहीं। ये केसेस तो ओपन एंड शट बिल्कुल क्लियर थे, इनमें उन्होंने बरी होना था। असल परेशानी वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है। और वो मसला पता है किस वक्त खड़ा होगा? वो मसला उस वक्त खड़ा होगा जब मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और उन पर एतराज़ लगेगा कि आप ताहयात नाअहल हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर है वो या तो कागजात को एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो नवाज शरीफ आला अदालतों में चले जाएंगे, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उनके मुखालिफ चले जाएंगे। फिर वहां पर फैसला होगा कि नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अभी ये दोनों केसेस उतने अहम नहीं हैं हम इनको जितना हाईलाइट कर रहे हैं। जब वो नाअहली वाली बात आएगी, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो रिव्यू एक्ट था उसको ख़त्म किया, बाकी तमाम का तमाम जो एक्ट था वो बहाल कर दिया गया। सिर्फ एक चीज़ ख़त्म कर दी गई कि माजी से आप जो है अपील दायर कर सकते हैं। वो माजी से अपील दायर करने का जो फ़ायदा था वो सिर्फ नवाज शरीफ को था, अब वो ख़त्म हो गया। अब नवाज शरीफ उसमें अपील नहीं कर सकते। अब ये फैसला उस वक्त होगा जब कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। और फिर ये दूसरी बात मैं आपको बड़े मज़े की बनाऊँ कि ये जो कहते हैं ना कि हमने 5 साल की नाअहली का कानून बना लिया हुआ है और इसकी वजह से नवाज शरीफ 5 साल के लिए नाअहल थे, 2017 से 2022 तक 5 साल पूरे हो गए, अब वो नाअहल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस कानून का माजी पर इतलाक नहीं आप कर सकते। ये आपका फैसला ऐन मुमकिन है। मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ के लिए एक बम ब्लास्ट हो, उनके कानूनी माहिरीन इसको समझते हैं कि ऐन मौके के ऊपर जब वो तमाम सजाओं से फ्री हो चुके हुए हों और उस वक्त उनके सामने आए कि नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से नाअहल हैं। और आपको दूसरी बात बताऊं कि कानून से नहीं, अगर नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का तो वो सुप्रीम कोर्ट ही उस फैसले को बदल सकेगी, अपनी ज़्यादा अक्सरियत से बदल सकेगी। लिहाजा मामला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और ये मैं लिगारी साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि अभी नवाज शरीफ को, अभी मुस्लिम लीग नून को उतनी खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ होना ही था, ये उसी तरह चल रहा है, मसला आगे पैदा होगा। ठीक है, लिगारी साहब आप क्या कहेंगे इस पे कि अब नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अहल हो जाएंगे, क्योंकि मुस्तकिल नाअहल करार दिया गया था उनको? नहीं, वजीर आजम तो वही होंगे ना जो इलेक्शन लड़ सकें। अभी तो सवाल ही यही है ना कि ताहयात नाअहली हो चुकी है और ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील रद्द हो चुकी है, रिव्यू भी रद्द हो चुका है। तो अब कौन सा ऐसा तरीका होगा? वो ये था कि आप आइन में तरमीम कर सकते थे, अगर करते। असम्बली मौजूद नहीं है, कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो उसमें वो आईनी अगर तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा तो शायद मुश्किल होगा और रिटर्निंग ऑफिसर के लिए कागजात नामजदगी कबूल करना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं होगा, सरीहन नामुमकिन होगा। अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है या आला दरिया में, जहां भी जाता है, जिस फोरम पर जाता है, तो वहां ट्रायल होगा। क्या होगा? वहां मुकदमा चलेगा या वहां पिटीशन होगी तो उसकी समाअत होगी, यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जाएगी। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है 3 दिन में फैसला करेगी? इनके पास जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने से लेकर और कागजात नामजदगी के एक्सेप्ट होने और वापस लेने की तारीख से पहले तक क्या फैसला हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सरसरी समाअत करेगी या खसूसी समाअत करेगी या समरी ट्रायल करेगी? क्या होगा? उस किस तरह उसको चलाया जाएगा और कैसे उनकी, और जहांगीर तरीन साहब की, क्योंकि ये मेरे सामने हुआ था, मैं उस कोर्ट ऑफ लॉ में मौजूद था जब ये मामला हो रहा था,
अगरचे मीडिया को निकाल दिया गया था, हमें एक एक मिनट की खबर आ रही थी, हम बाहर खड़े हुए थे जब ये मामला चल रहा था। तो उस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसले हो रहे थे। जब जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया, जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, तो वो एक लकीर खींचनी थी, और जाहिर है वो लकीर जिन लोगों ने खींची थी, क्या वो अब इस बात से हो चुके हैं कि जी चौथी बार आ जाएं, और क्या ये इनके लिए रास्ते के कांटे साफ कर दीजिए? अगरचे कर दिए गए हैं, लेकिन इन मुकदमात के खत्म होने से मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का खात्मा नहीं होता। ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये आगे बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। ठीक है, ताहयात नाअहली नजब वली खान साहब वो तो ख़त्म नहीं होगी, अब इसके लिए उनको मजीद जो है वो आईनी कोई तरीका जो है इख्तियार करना पड़ेगा। अगर नैब के इस बदलते हुए रवैये पर कुछ बात कर लेते हैं। वो जो वॉल्यूम 10 था, वो जो शोर था एक अच्छा खासा, फिर बैरून मुल्क तहकीकात थी, इस पर क्या कमेंट करेंगे आज जो बरियत मिली है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? देखें, कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, मियाँ नवाज शरीफ का हमेशा से एक यकतरफा किस्म का ट्रायल किया जाता रहा है, और ये 90 की दहाई में भी होता रहा, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये बहुत ज़्यादा हुआ। और ये मामला सारा उसी वक्त ही उठ खड़ा हुआ था जब पहली दफ़ा 1993 में मियाँ नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से बगावत की थी, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। ज़्यादा संगीन उस वक्त हुआ जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लगा, उसमें मुखालफत हुई। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारा कसूर जो है वो जजों का ही था, उसमें मैं ये भी नहीं कहता कि सारा कसूर जो था वो फ़ौज का ही था। यकीनी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ ने भी गलतियाँ की, उनके भी रवैये की गलतियाँ थीं ऐसी कि हमेशा एक दूसरे से दूर जाते रहे और फासले पैदा होते रहे। तो अगर मैं दो चीज़ें यहाँ पर कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ ने करप्शन की होती तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर अपनी जगह पर मौजूद था, इमरान खान की जो आमरीत थी वो अपनी जगह पर मौजूद थी। इन दोनों अदवार में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर साबित कर दिया जाता कि वो रिवर्स ना हो पाता। लेकिन मैंने देखा कि जितने भी मुकदमात थे, इवन ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकदमे में तो जस्टिस बाकर ने जो फ़ैसला दिया था वो नैब के लिए, नैब के मुँह पर एक तमांचा था ठीक ठाक किस्म का, कि आप कर क्या रहे हैं, किस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। और कम ज़रफ़ी की इंतहा ये थी कि जेल में अपने पाबंद सलासल बाप से मिलने के लिए बेटी जाती है, और बाप के सामने और चचा के सामने बेटी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और मियाँ नवाज शरीफ जब लाहौर जलसे से ख़िताब कर रहे थे, आप यकीन कीजिए उनका जो सबसे दिल चीर देने वाला जो फ़िक्रा था, जो वाक़या था, वो ये था कि उन्होंने कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरी बेटी मेरे पास आई, और मरियम ने मुझे आके कहा कि अबू मुझे ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ ने, आप उस बाप की मजबूरी देखिए जो वज़ीर आज़म इतनी मरतबा रह चुका हो, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ख़ुद इस वक्त जेल में पड़ा हुआ हूँ, गिरफ़्तार हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, ये तुम्हें गिरफ़्तार करना चाहते हैं। ये एक बाप और बेटी का रिश्ता था। बड़े जुल्म हुए हैं नवाज शरीफ के साथ। उसकी महबूब अहलिया जिस वक्त बिस्तर मर्ग पर थी, आपने उससे फ़ोन पर बात करने तक की इजाज़त नहीं दे रहे थे, आपके दिल पत्थर हुए हुए थे उस वक़्त। आपने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, आपने उसकी फैमिली में उसके भाई को नहीं छोड़ा, उसके भतीजे को नहीं छोड़ा, उसके साथियों को नहीं छोड़ा, उसकी भाभी को नहीं छोड़ा, उसके किसी बंदे को नहीं छोड़ा। आज मेरे भाई सुहेल वड़ाइच और दूसरे लोग कहते हैं मफामत की तरफ आगे बढ़ें। भाई किस चीज़ की मफामत, किस चीज़ की मफामत करें? 9 मई पर मफामत कर लें कि एक मरतबा फिर जो है पाक फौज के हेडक्वार्टर्स पे हमले हो जाएं, एक मरतबा फिर इंडिया में जश्न मनाए जाएं। किस चीज़ की मफामत करें? नज़ीर लगारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, हमें जो सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जाती हैं, जो माँ बहन की गलीज़ गालियाँ ऐसी दी जाती हैं कि हम उसके बाद मदिया हम अपनी माओं बहनों के सामने बैठे हों, हम अपनी आंखें नहीं उठा सकते। हम उस कल्चर के लिए मुफाहमत की बात करें, किस चीज पे चलती हुई आ रही हैं। अब साबिक खातून अव्वल जब अदालत पे पेश होने के लिए जाती हैं तो उन पर जिस तरह से हमलावर होते हैं लोग और जिस तरह से जुमलेबाजी की जाती है, मकाफाते अमल भी कुछ होता है ना मदीहा, मकाफाते अमल भी कुछ होता है। आपको ये सब कुछ सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहिएगा।